नमस्कार, मैं रेणु माथुर, प्राध्यापिका राजकीय महाराज वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय जयपुर। आज हम कक्षा 12 का की सामान्य विज्ञान का की इकाई 11 की अध्याय 17 का पाठ है आवृतबीजी पादपों का वर्गीकरण। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आवृतबीजी पादप का परिचय है कि ये पृथ्वी पर लगभग इसकी 4 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 70% जो प्रजातियां वो पुष्पीय पादपों की होती है, जिनमें पुष्प होते हैं। प्राचीन काल में इनका जो वर्गीकरण किया गया, तो इनकी उपयोगिता के आधार पर, जैसे ये क्या खाते हैं, खाने के काम आते हैं, दवाइयों के काम आते हैं, रेशे के काम आते हैं, इस प्रकार किया गया। अब हम इसकी एक शाखा है वनस्पति विज्ञान की, वर्गीकी, उसके अंतर्गत पादपों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। तो ऐसी वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत पादपों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसको वर्गीकी कहते हैं। और इसको सबसे पहले इसका प्रयोग वनस्पति शास्त्री एपी कंडोली ने 1813 में किया था। इसके बाद बेंथम और हुकर दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा ये पद्धति लागू की गई, जो आज भी लागू है। इसमें एक बीजपत्री पादपों को द्विबीजपत्री पादपों के बाद रखा गया, और इसमें द्विबीजपत्री पादपों का प्रथम समूह पॉलीपेटली और प्रथम गण रेनेल्स, और इस गण का कुल रेननकुलेसी। इस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया। और जो पुष्प वाले कुलों को पॉलीपेटली और संयुक्त दली पुष्प वाले कुलों को गैमोपेटली समूह में रखा गया। इसमें जिम्नोस्पर्म को द्विबीजपत्री पादपों के साथ रखा गया है, और एक बीजपत्री पादपों की 7 श्रेणियां में बांटा गया है। इसमें एक बीजपत्री पादपों का समूह माइक्रोस्पर्शी श्रेणी से प्रारंभ होता है, और इसका सर्वाधिक विकसित कुल आर्किडेसी है। इस वर्गीकरण पद्धति में समस्त पादपों को 200 कुलों में विभाजित किया गया है। इस चार्ट के अंदर बेंथम और हुकर का वर्गीकरण दिया गया है, जिसमें बीजधारी पौधे वर्ग और द्विबीजपत्री, अनावृत बीजी और एक बीजपत्री। इसके बाद 8 श्रेणियां हैं, और पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी ये इसके उपवर्ग हैं। उसके बाद श्रेणियों में विभाजित हुए हैं, और फिर गण में विभाजित होते हैं। इस तरह से इनका वर्गीकरण किया गया है। इस पद्धति के अंदर बेंथम और हुकर की पद्धति में कुछ कमियां भी पाई गई थी, और कुछ इसके गुण भी थे। तो जो इसके गुण थे वो ये था कि ये पद्धति पादपों के वास्तविक लक्षणों पर आधारित है, और इसके आधार पर पादपों की पहचान करना आसान होता है। विश्व में आज भी अनेक हर्बेरियम में बेंथम और हुकर की पद्धति का ही उपयोग किया जाता है। और इसके दोष ये थे कि ये इसमें कुलों के जाति वृत्तीय संबंधों पर आधारित नहीं है, अतः इसमें पादपों के विकासीय लक्षणों का पर ध्यान नहीं दिया गया है। यानी कैसे विकास कर रहा है उसकी इसमें जानकारी नहीं है। जैसे यूफोर्बिएसी कुल को मोनोक्लेमेडेसी में रखा गया, जबकि जाति वृत्तीय आधार पर ये कुल मालवेसी से संबंधित है। अब है पुष्प की संरचना और कार्य। सामान्य रूप से हम जो पुष्प देखते हैं वो दिखने में सुंदर दिखाई देता है, लेकिन उसका जो उसका वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार है, किस प्रकार से पुष्प की रचना होती है और कार्य होता है, तो वो हम आज बताएंगे। कि पादपों का रूपांतरित प्ररोग, यानी उसका जो तना है वो ही रूपांतरित होकर पुष्प का निर्माण करता है, और पुष्प जो है वो पादपों की जनन संरचना है, और इसलिए वो पुष्प कहलाता है। और इसके अंदर जो आधार भाग में रचना पाई जाती है पत्ती के समान, उसको सहपत्र कहते हैं, और सहपत्रों को परिचक्रक सहपत्र कहलाता है। और ये पुष्प वृंत से, जो पुष्प के नीचे एक लंबी सी डंडी निकली रहती है, उस भाग से जो निकलती है उसको सहपत्रिका कहते हैं। और पुष्प जिसके साथ सहपत्र हो उसे सहपत्री, और जिसमें सहपत्र नहीं होता उसको असहपत्री कहते हैं। तो इस प्रकार ऐसा पुष्प जिसके साथ सहपत्रिका हो उसे सहपत्रिका युक्त कहते हैं। एक जो प्रारूपिक पुष्प जो हम देखते हैं उसके मुख्य रूप से 4 चक्र होते हैं। पहला चक्र है बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग, चौथा जायांग। तो जिस पुष्प में ये चारों चक्र होते हैं वो पूर्ण पुष्प, कंप्लीट फ्लावर कहलाता है।
और इनमें से यदि एक भी उपस्थित होता है या अधिक पाया जाता है तो वो इनकम्प्लीट या पूर्ण कहलाता है। तो इस प्रकार इसका जो वर्णन किया गया है इन भागों का, सबसे पहले बाह्य दल पुंज, ये पुष्प का सबसे बाहर का चक्र है और ये बाह्य दलों से मिलके बना होता है और ये हरी रचना होती है, दिखने में पत्ती की जैसी दिखाई देती है। कुछ पादपों में अपवाद स्वरूप रंगीन भी होती है, जैसे आइरिस और ट्यूलिप। इसके अलावा इनका कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण और पुष्प के आंतरिक भागों की रक्षा करना। ये ढका रहता है, पुष्प को ढकता है। इसके बाद दलपुंज, ये तो दिखने में सुंदर भी दिखाई देता है और अलग अलग रंगों के होते हैं, इसलिए ये पुष्प का दूसरा चक्र है और ये दल बाह्य दलपुंज के अंदर होता है। ये बड़े आकर्षक होते हैं और अलग अलग रंगों के होते हैं, कीट पतंगे इनकी तरफ आकर्षित होते हैं और जिससे परागण में सहायता मिलती है। अब यदि बाह्य दलपुंज और दलपुंज एक साथ है तो वो परित दलपुंज कहलाएगा और ये पुष्प के कायिक भाग कहलाते हैं। इसके बाद पुमंग, ये नर जननांग है, इसकी प्रत्येक इकाई पुंकेसर कहलाती है। इसके दो भाग हैं, जो लंबी डंडी होती है पुतंतु और ऊपर परागकोश होता है। इस परागकोश में पराग कणों का निर्माण होता है। इसके बाद जायांग होता है जो स्त्री या मादा जननांग कहलाता है। इसमें अंडप होते हैं और अंडप एक अंडाशय में होते हैं और अंडाशय से एक लंबी सी नली निकले है जिसको वर्तिकाग्र कहते हैं और वर्तिका होती है। अंडाशय नीचे फूला हुआ भाग होता है, इसमें बीजांड होते हैं और सभी मिलकर संयुक्त रूप से जायांग युक्तांडपी कहलाता है और प्रत्येक अंडा पृथक अंडाशय बनाए तो भी युक्तांडपी कहलाता है। ये नीचे आपको पुष्प का अनुदैर्घ्य कार्ड दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ। इसमें दलपत्र दिखाई दे रहे हैं, वर्तिका पुमंग वर्तिका स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसी तरह की रचना पुष्प में अंदर की तरफ होती है। इसके बाद परागण, पराग कणों के पराग कोश से मुक्त होकर जायांग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। यानी जो आपने पहले देखा पराग कोश होते हैं, उसपे बिल्कुल पाउडर के जैसे छोटे छोटे कण चिपके हुए होते हैं जो कि बहुत बारीक होते हैं। वो पराग हाथ से छूने पर महसूस होते हैं, वो पराग कण कहलाते हैं और वो पराग कोश के ऊपर होते हैं और किसी भी माध्यम से, हवा से, पानी से या कीट पतंगों से ये मुक्त होकर और पुष्प के जायांग भाग के वर्तिका पर आ जाते हैं। इस क्रिया को परागण कहते हैं। पराग कोश के अंतर्वृत्ति की कोशिकाएं अल्फा सेलुलोज से बनी हुई होती है, इस पर रेशेदार पट्टियां होती हैं जिससे जब प्रकृति के कारण ये जब पराग कोश का स्फुटन होता है तो वो उसकी दरार फट जाती है और ये कपाट के द्वारा और ये परागण की क्रिया होती है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण, पर परागण। स्वपरागण यानी एक ही पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वर्तिका पर होता है तो वो स्वपरागण कहलाता है। उदाहरण स्वयुग्मन, इसमें ये दो प्रकार का होता है, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। स्वपरागण के लिए अनुकूलन होते हैं उभयलिंगिता, समकाल्पकता, अनुन्य मिलिता, और पर परागण। पर परागण जब एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिका पर स्थानांतरित होते हैं तो वो पर परागण कहलाता है। पर परागण के लिए अनुकूलन इसमें जैसे स्वबंधितता, एक लिंगता, भिन्न कालपक्वता, हर्कोगेमी, विषम वर्तिकाग्र, ये सब अनुकूलन होते हैं। कुछ पौधों में स्वयं के द्वारा परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिका पर अंकुरण नहीं हो पाता, उसे स्वबंधितता कहते हैं। जैसे राखी, बेल, अंगूर, सेब, इसमें वो दूसरे पुष्प पे उसका अंकुरण होगा। एक लिंगिता, कुछ पौधों के पुष्प एक लिंगी होते हैं, नर और मादा दोनों में से एक ही प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं, उदाहरण पपीता। भिन्न कालपक्वता, इसमें परागकोश और वर्तिका के परिपक्व होने का अलग अलग समय होता है, उदाहरण साल्विया। हर्कोगेमी, वर्तिकाग्र और परागकोश के बीच प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है, उदाहरण कैरियोफिलेसी कुल के पौधों में वर्तिका की लंबाई पुंकेसर से काफी अधिक होती है, इसलिए परागण संभव नहीं होता है। उदाहरण आक। विषम वर्तिका, जिसमें दो प्रकार के पुष्प होते हैं, एक में वर्तिका लंबी, पुंकेसर छोटे
और दूसरे में वर्तिका छोटी और पुंकेसर लंबे, ये द्विरूपी पुष्प कहलाते हैं। इनमें स्वपरागण संभव नहीं हो पाता है।